दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला। आप देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद जताते हैं कि आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। द न्यू भारत की तरफ से आज हम लेकर आए हैं एक विशेष चर्चा। और विशेष चर्चा इसलिए कि हम और आप फिल्में देखते हैं। मुझे याद है स्कूल में माँ साहब ने हमसे दूरदर्शन के लाभ और हानि विषय पर निबंध लिखवाया था। निबंध लिखते वक्त हमने लाभ भी लिखा था, हानि भी लिखी थी। लाभ लिखते वक्त हमने एक पंक्ति कही होगी, एक लाइन लिखी थी, फिल्में या दूरदर्शन समाज का दर्पण होती है, आईना होती है। अर्थ यह है कि समाज में जो चीजें घट रही हैं उन्हें आप फिल्मों के एपिसोड्स के, दूरदर्शन के माध्यम से दिखाते हैं। लेकिन आज फिल्मों का स्तर क्या है? टेलीविजन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, वेब सीरीज इंडस्ट्री किस रूप में काम कर रही है? विषय वस्तु और अन्य बातों को लेकर के आज बात होगी टीएनबी एक्सक्लूसिव में। टीएनबी एक्सक्लूसिव में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक युवा फिल्म मेकर, एक युवा स्टोरी टेलर, वॉइस आर्टिस्ट, नरेटर, एंटरप्रेन्योर, राइटर, वाइल्ड लाइफ एंड स्पिरिचुअल पॉडकास्टर। कुल मिलाकर के कॉम्बो पैक, जिनके विजन और मिशन बहुत स्पष्ट हैं कि भाई इंडस्ट्री के लिए, युवाओं के लिए, देश के लिए कुछ करना है। यदि आप इनकी प्रोफाइल को अच्छी तरह से देखें तो आपको समझ आएगा इनके जो उठाए गए विषय हैं वो विषय समाज की जरूरत है, वे आपके अपने बीच से आते हैं। तो आइए बिना किसी अन्य भूमिका के मैं जोड़ रहा हूं पंडित गौरव गौतम। पंडित गौरव गौतम जी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। पंडित गौरव गौतम जी, स्वागत है आपका द न्यू भारत के इस कार्यक्रम में। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार रवि शुक्ला जी, नमस्कार टीएनबी को, नमस्कार। गौरव जी, सबसे पहले तो द न्यू भारत के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। पंडित गौरव गौतम एक युवा फिल्म मेकर के रूप में कहूं, स्टोरी टेलर के रूप में कहूं, न जाने कितने दर्जन भर पुरस्कारों से पुरस्कृत। फिल्म के लिए लोग राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान की चाह रखते हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो जाते हैं, तो बात करना बनता है। लेकिन बात तब भी जायज हो जाती है जब आप उसी इंडस्ट्री से आते हैं जिस पर आज बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं जी। आप उसी इंडस्ट्री से आते हैं जहां पर आज नए बदलाव का दौर भी है और देश और समाज के लिए एक खतरे की घंटी भी है। हम हमारे युवाओं को क्या देने जा रहे हैं ये भी प्रश्न है। तो यकीनन कुछ फिल्में, मैं फिल्मों की यदि बात करूं तो कुछ फिल्में देश प्रेम जगाती हैं, कुछ इतिहास से प्रेरित करती हैं, कुछ हमारे और आपके अतीत का परिचय देती हैं, कुछ समाज की गंदगी को सम्मुख लाने का कार्य करती हैं, कुछ रिश्तों की अहमियत समझाती है। ये जितनी चीजें मैंने कही, ये पंडित गौरव गौतम के अब तक के काम का एक सार था। पंडित गौरव गौतम जी, आपके काम में देश प्रेम भी है, इतिहास भी है, अतीत भी है, समाज की गंदगी भी है और रिश्तों की अहमियत भी है। इसलिए आपके साथ हम बात करेंगे वर्तमान फिल्म इंडस्ट्री और वेब सीरीज के आज के वर्तमान की विषय वस्तु पर और अन्य बातों पर। यदि आप कहें तो चर्चा की शुरुआत करूं। बिल्कुल, शुरुआत कर सकते हैं हम जी। गौरव जी, टेलीविजन, फिल्म, शॉर्ट फिल्म, ये गौरव गौतम के लिए या बाल गौरव के लिए पहला आकर्षण, पहला अट्रैक्शन किस रूप में हुई? पहला वो कौन सा मौका था, पहला कौन सा अवसर था जब गौरव को फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आकर्षण हुआ और जहन में तय हो गया यहीं जाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे? गौरव जी। जी बिल्कुल, आपने बहुत प्यारी बातें रखी हैं। मैं आपकी बातों का कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से उत्तर दे सकूं जैसा आप चाहते हैं। सबसे पहले जो रहा कि जो जीवन में टेलीविज़न के प्रति जो लगाव कहें, स्क्रीन के प्रति लगाव कहें, वो मुझे तब आया जब मैं 6वीं कक्षा कंप्लीट कर चुका था
और जी। वहां पे पहुंचने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। 6वीं कक्षा जो होती है स्कूल की, बाल मन जो होता है 10 साल का होता है, 11 साल का होता है। और वहां पहुंचने के पहले की जो, अगर मैं छोटी सी कथा कहूँ अपने जीवन की, वही यह है कि जब मैं बच्चा मैं कहूँ कि मैं जूनियर केजी में था, फिर अपर केजी में आया, देन फर्स्ट में आया। हम्म। सो जब मैं फर्स्ट में आया, तो फर्स्ट में आने के बाद वही मुझे स्कूल में पहली बार, मैं नहीं जानता था कि नाटक क्या होता है, नाट्य मंचन क्या होता है। तो स्कूल हम्म। में सबसे पहले मैंने देखा कि रिहर्सल वगैरह चल रही है, और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल के हैं 12th तक के सब बच्चे अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ये हो क्या रहा है, कोई तलवार लिए खड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मन में सिर्फ एक भाव आया कि काश मैं भी इसमें क्यों ना आ जाऊं। मुझे ये नहीं हम्म। मालूम था ये लोग कर क्या रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि एक बच्चों के लिए खिलौना होता है, एक बच्चा इधर से उधर दौड़ रहा हो, एक जस्ट बाल मन के अंदर ये विचार चल रहा था। तो स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारी, जब फर्स्ट क्लास के बच्चे की बात बता रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल से हम्म। 4.5 5 साल के बच्चे की बात बता रहा हूँ मैं, 5 6 साल के बच्चे की। तो 5 साल की अवस्था में मेरे मन में ये आया कि सिर्फ सोचा था, और अचानक में ऐसा कुछ घटित हुआ कि हम्म। कोइंसिडेंस हुआ कि टीचर ने अगले ही दिन मुझे बोला कि तुम द्वारपाल बन के, राजा के सिपाही बन के, एक तलवार लेके हम्म। इधर से उधर, उधर से उधर आपको चलना है। बोला हम्म। ठीक है। और मतलब बहुत खुशी हुई कि भाई जो चाहता था वो मिल गया, कब, 5 साल की अवस्था में। अच्छा, जी। रंगमंच के लिए भी मैं शायद ये कहूँ कि ये शायद मेरी हेरिडिटी में आया कि मेरे फादर जो रहे ब्यूरोक्रेट रहे, लेकिन हम्म। उनके जीवन काल में जब वो कॉलेज लाइफ में थे, अपने फॉरेस्ट स्कूल में थे, और जब स्कूल लाइफ में रहे, तो उन्होंने रंगमंच भी बहुत किया। और वो एक कलाकार के रूप में उभरना चाहते थे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के कारण, और जो उनके उस काल देश परिस्थिति का जो समय था, कि अंग्रेजों ने हम्म। जो एक माहौल बना गए थे, मैकॉले और मैक्स मूलर की, भाई आदमी को तो उस जमाने में सरकारी अवस्था में ही आगे बढ़ना है, और जिस परिवेश में वो रहे उनको इजाजत कदाचित नहीं मिली उस दौर में। तो हम्म। शायद वो कहीं ना कहीं मेरे रूप में पूरी होने की जब बातें आई, तो उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। और मैं 7वीं कक्षा में था। मैं भोपाल से ताल्लुक रखता हूँ, भोपाल मेरा नेटिव प्लेस है, जी। और ग्वालियर भी हमारा नेटिव प्लेस है, लेकिन ग्वालियर से माइग्रेट होकर मेरे ग्रैंडफादर भोपाल आए थे। तो भोपाल में ही मेरे फादर की स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में जॉब रही। तो जब भी वो हम्म। सुबह गर्मियों की छुट्टी में 3 महीने की छुट्टियां लगती थी पहले तो, अब आजकल तो 1 1.5 महीने की लगती थी, और अब तो कोरोना में तो सब ऑनलाइन ही है। लेकिन पहले ये था कि 3 महीने की जो गर्मी की छुट्टियां लगती थी, तो मेरे जी। फादर ने सोचा ये बच्चे बड़े उधम करते हैं घर में, मैं और मेरी छोटी, हम लोग 4 भाई बहन है, तो मेरे से 1 साल बड़ी दीदी और मैं, तो इनको कहीं यूट्यूब बिजी किया जाए। तो हम्म। जवाहर बाल भवन है भोपाल में, मध्य प्रदेश शासन का। तो वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, सो मैनी थिंग्स। तो वहां पे हमको सुबह ऑफिस जाते वक्त छोड़ देते थे, और शाम को हम उनके साथ ही लौटते हुए आते थे। लेकिन इस दौर में मैं नाट्य गुरु से जुड़ा, नाट्य मंचन से जुड़ा, और वहां पे एरो मॉडलिंग सीखी। एरो मॉडलिंग, जो एरोप्लेन क्राफ्ट वगैरह बनाते थे, बहुत सारी चीजें सीखी, मूर्ति कला देखी हमने, हस्तकला देखी, और हम्म। कई प्रकार की शिल्प कलाएं देखी, संगीत से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं उस टाइम 6वीं कक्षा के बाद की गर्मी की छुट्टियों का ये बता रहा हूँ। तो जी। उस टाइम दिल्ली से एक फिल्म डायरेक्टर आए हुए थे, और वो कोई नाट्य मंचनों का संकलन कर रहे थे, भारत के उत्कृष्ट नाटकों का। और हम्म। लकीली मैं कहूँ कि मैं उस टाइम उस नाटक में, एक जो नाटक का वहां मंचन जो 3 महीने में तैयार हुआ था, और वो अरुण सिंह जी का लिखा हुआ था, और जिसको निर्देशित किया था हमारे नाट्य गुरु केजी त्रिवेदी जी ने। और हम्म। उस नाटक में मैंने प्रोटैगनिस्ट चाइल्ड का किरदार निभाया था। और हम्म। उसी टाइम उस नाटक का चयन हो गया कि इसको शूट किया जाएगा। तो तब पहली बार पता चला कि मेकअप भी होता है अलग से, एक टेलीविजन का मेकअप अलग होता है ना, नाटक का मेकअप अलग होता था, लाइटिंग होती थी, फिर कैमरा देखा हमने, एक्शन सुना, लाइटिंग ये देखा वो देखा, मतलब ना ये तो रोमांच है, ये तो ग्लैमर है, अट्रैक्शन है। तो कहीं ना हम्म। कहीं नाटक जो था, मतलब मैं नाटक भी करता रहा। भारत के हम्म। प्रतिष्ठित रंगकर्मियों के साथ मुझे नाट्य मंचन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और करीब पूरे, हम्म। मेरी आज 34 वर्ष की आयु में मैंने 16 वर्ष रंगमंच को दिया है, अल्प आयु से रंगमंच को जी। देने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। या कहें कि जिस टाइम लोग स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहे होते थे, तो मेरी पढ़ाई का अपना एक सिलेबस होता था कि वो मेरा रंगमंच को मैंने प्राथमिकता दी, कि हमेशा हम्म। लगता था कि रंगमंच को स्कूल के सिलेबस में होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो जब मैं 10th में पहुंचा, इसी प्रकार
वो पहला वक्त मैंने बताया जब मैंने सीरियल में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद रंगमंच से मैं जुड़ गया और बहुत जी। प्रतिष्ठित रंगकर्मियों के साथ मैं जुड़ा, और उन रंगकर्मियों के साथ-साथ फिर मैंने काफ़ी कुछ बीच में अदर एक्सपीरियंस भी प्राप्त किए टेलीविज़न से रिलेटेड लोकल चैनल्स वगैरह पे। देन उसके बाद ये रहा कि मेरा ये डिसाइड कर लिया था जब मैं 9th तक आया कि भाई मुझे फ़िल्म डायरेक्टर बनना है, आगे चल के बड़े होके। कि आप ये देखिए कि हम थोड़ा-सा आध्यात्म की बात करेंगे कि दुर्गा सप्तशती जी। में देवी कहती हैं, भगवती कहती हुँ, हैं, आप जो सोचोगे वो प्राप्त होगा, यानी यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। हुँ, सीक्रेट जो बुक आई, सीक्रेट के राइटर्स कहते हैं व्हाटएवर यू थिंक यू विल बिकम, है ना? तो करेक्ट। फिर इन बिटवीन काफ़ी सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी पढ़ा, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि जो हम विचार में लाएँगे वो भूमिका हमारे आजू-बाजू के वातावरण में निर्मित होनी शुरू होती है हमारे प्रयासों से। हुँ, तो ये चीज़ हुई और आने वाले वक़्त में मुझे मैंने मेरी ये जो ग्रेजुएशन है मैं वो सिनेमा डायरेक्शन से ही है, फ़िल्म मेकिंग से ही है, और वर्ल्ड सिनेमा पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज मैं खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं एक डॉक्टर रामानंद सागर जी के फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस से, उनके फ़िल्म स्कूल से निकला हूँ, और उसके बाद एक अच्छे फ़िल्म स्कूल से भी आगे की मैंने पढ़ाई की। तो कभी सोचा नहीं था कि फ़िल्म स्कूल जाने का अवसर प्राप्त होगा, और रंगमंच प्रैक्टिकल भी रहा, और हुँ, ये कहें कि प्रैक्टिकल के साथ-साथ टेक्निकल ज्ञान भी प्राप्त हुआ। तो अनुभव बहुत सारे हैं। जब 9वीं कक्षा में था, तो एक लाइन कहूँगा हुँ, कि उस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर साहब की है या किसी अन्य कवि की है। पंक्तियाँ हैं कि वह ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी, जो सिर्फ़ पानी सी बही, सच हुँ, हम नहीं सच तुम नहीं सच है महज़ संघर्ष ही। हुँ, तो ये लाइन मेरे को बैठ गई माइंड में। 9th क्लास में मैंने स्कूल में ये पढ़ी थी हिंदी के पाठ्यक्रम में। हुँ, तो मैंने बोला ये किताब तो बड़ी अच्छी है और ये पंक्तियाँ भी बड़ी अच्छी हैं। हिंदी साहित्य से प्रेम था, लगाव था। स्कूल में जब टीचर रीडिंग कराते थे, तो मेरे को ही रीडिंग के लिए खड़ा किया जाता था कि भाई सारे बच्चे बोलते थे यार ये बहुत बोरिंग काम है, एक-एक बेंच में एक-एक बच्चा रीडिंग करेगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 हिंदी में, इंग्लिश में। लेकिन जब गौरव गौतम जब रीडिंग करता था, तो हुँ, वो रीडिंग वो ऐसा लगता था कि कोई पूरा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, मतलब उस टाइम। स्कूल में क्लासरूम में। तो लोगों को बड़ा आनंद आता था, बड़ा मज़ा आता था कि ये सुनने में भी अच्छा लगता है, और बाकी लोग मेहनत से भी बचना चाहते हैं कि रीडिंग ना करना पड़े। मैं उसको कभी भी पनिशमेंट के तौर पे नहीं लेता था कि जैसे अन्य बच्चे लेते थे यार कि ये टीचर ने क्या सौंप दिया। मैं उसमें हुँ, एन्जॉय करता था कि अगर टीचर ने काम सौंप दिया तो मैं एन्जॉय करता था कि रीडिंग करना जी, है। फिर 10th में मैं आया तो मैथमेटिक्स में मेरे को 0 मिलता था। मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में ये समझ मुझे हुँ, नहीं आता था। हुँ, लेकिन स्कूल के सारे टीचर, वही टीचर जो मुझे 0 देते थे, वो बोलते थे यू आर अ जीनियस। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि इस जी, जीवन में हमारे यहाँ क्या रहा, हमारे देश में स्कूली शिक्षा के नाम पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को ही बांधा गया, हुँ, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी उतना ही स्कोप है। आज आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का वक्त है, और इंटरनेशनली आज ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी जो हैं वो कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं टोक्यो में। तो आप देखिए कि अगर कोई खिलाड़ी है या, तो स्कूल लाइफ से ही उनको उस चीज की इतना ज्यादा उनकी मेन सिलेबस बना दिया जाए कि आपको हुँ, हिस्ट्री पढ़नी है तो वार वाली हिस्ट्री ना पढ़नी पड़े। आपको जरूरी नहीं है कि आप बैटल ऑफ बक्सर पढ़ें या बैटल ऑफ पानीपत पढ़ें। आप बेसिक हिस्ट्री के साथ साथ आपको फुटबॉल की, क्रिकेट की, हॉकी की पूरी हिस्ट्री की मोटी बुक तैयार करके बनाई जा सकती है, और उसमें एग्जाम हुँ, लिया जाए कि पहला क्रिकेट कब किसके बीच खेला गया, पहला फुटबॉल, पहला हॉकी किसके बीच खेला गया, किसका प्रदर्शन कैसा था। तो उस प्रकार से अगर सिलेबस भारत में तैयार होता है तो आप यकीन मानिए कि जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं किसी भी फील्ड की, क्योंकि हुँ, अपना देश जो है वो मनोविज्ञान का देश है। भारत बिल्कुल। ने पूरी दुनिया को दर्शन शास्त्र भारत ने ही दिया है। भारत दुनिया में आप देखिए कहीं पे भी अगर दर्शन की जानकार हुए हैं, जितने भी फिलोसोफर्स हुए हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सारे फिलोसोफर्स भारत से ही वो कनेक्टेड निकले, वर्ल्ड के भी हुँ, जितने भी। तो इसके लिए एक पंक्तियां हैं कि वह दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा निशा अक्सा है जिसकी आलम में पहुंचा, किए जिसने पासे सातों समंदर पार, आखिर वह डूबा दाहने गंगा में आकर। यानी सिकंदर ने ये क्या कहा था बात! कि मैंने पूरी दुनिया जीती लेकिन भारत में आके मैं सरेंडर हो गया लास्ट में। हुँ, तो ये चीज है, हमारे यहाँ मनोविज्ञान है, और काल देश परिस्थिति के हिसाब से अब मैं आगे बात करता हूं। आज का जो माहौल आपने रखा कि टेलीविजन, वेब सीरीज, सिनेमा, हुँ, इसके हर प्रकार का दर्शक हमारे पास है।
एक नहीं, आज इस अगर पे मैं सब आऊंगा। नहीं नहीं, जी, गौरव जी, इसके ऊपर तो मैं आऊंगा, इस प्रश्न जी, पर आऊंगा। हुँ, साथ साथ में जब आप बाल कलाकार से लेकर, जब जी, आपने अपने सफर की बात कही, जी, बाल कलाकार से लेकर फिल्म डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, क्रिएटिव रिसर्चर, यहाँ तक पहुंचने में जो आपका जी, अपना अनुभव है, आपका अपना जी, अनुभव और सफर है, जी, इस सफर के आधार पर जी, कुछ इनके अलावा भी प्रश्न हैं, जिस पर जी, मैं चाहूंगा कि हम पहले बात करें। सबसे पहले तो बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये द न्यू भारत के लिए आज बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि द न्यू भारत का पहला कार्यक्रम भोपाल बेस्ड श्री आमोद भट्ट जी के द्वारा हुआ था, बहुत सुंदर, जो मोहल्ला 80 के फिल्म डायरेक्टर हैं। मुझे उम्मीद है कि आप परिचित होंगे। और बिल्कुल, निर्मल पांडे जी और वे साथ साथ में जब काम किया करते थे, उस वक्त उनके साथ रह करके उस वक्त की मुलाकात थी। और उसे द न्यू भारत का पहला कार्यक्रम जब हमने किया, तो सुशांत सिंह राजपूत जी की आत्महत्या के बाद हमने पहला कार्यक्रम किया था। यानी पहला कार्यक्रम इसी मुद्दे पर था, पहला कार्यक्रम इसी विषय पर था, जिस पे हम लोग आसपास में आज घूम रहे हैं। और ये खुशकिस्मती है कि भोपाल के दो ऐसे हीरो का द न्यू भारत को सपोर्ट और सहकार्य मिल रहा है, जिनके विचारों को लोगों तक पहुंचाना और पहुंचा करके लोगों को बताना कि भाई ये सही है, ये गलत है। तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि गौरव गौतम की नजर में जो जी। फिल्म है, ये समाज सुधार का जरिया है, मनोरंजन का जरिया है, या सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम या जरिया बनकर के रह गई है आपकी नजर में? मतलब सिर्फ आपके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, मेरा उन सभी तमाम लोगों से ये प्रश्न है जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। समाज सुधार की यदि हम बात करें, मनोरंजन की बात करें और पैसा कमाने की बात करें, तो ये बिल्कुल। तीन चीजें क्या संयुक्त रूप में है या भटक गई है? गौरव जी। बहुत प्यारा प्रश्न आपने किया है, आपके 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं क्रमशः दूँगा। लेकिन जी। इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं आज से 5000 वर्ष पहले की बात करना चाहूँगा, जब ना हम्म। आप थे ना मैं था। जी। 5000 वर्ष पहले भरत मुनि आए और हम्म। भरत मुनि ने चारों वेदों से संबद्ध नाट्य शास्त्र की रचना की। हम्म। और नाट्य शास्त्र जो है, अगर आपसे संगीत की परिभाषा कोई भी व्यक्ति जब इस दुनिया में संगीतकार शास्त्री कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ऋग्वेद के का जो ज्ञान है, श्लोक है, उसको सामवेद के द्वारा गाया जाता है। साम से हम्म। संगीत निकला है। अब आप देखिए कि 5000 साल पहले का जो नाट्य शास्त्र है, वो अपने आप में पूरा वेद ही है। आप समझिए कि वो संस्कृत में पूरा श्लोक है कि कैसा ऑडिटोरियम होगा, कैसे कहाँ आर्टिस्ट मंचन के लिए विंग्स में एंकर होगा, कहाँ ऑडियंस बैठेगी और कहाँ प्रकाश आएगा। यानी उस टाइम लाइटिंग दूसरे टेक्निक से होती थी। अब 5000 साल पहले एक ऐसा चीज की शास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है। शास्त्र यानी पूरी निपुणता के साथ जिसको लिखा गया, बनाया गया, जिसका आविष्कार किया, वो भरत मुनि ने किया 5000 ईयर्स बैक। नाउ आज जो है 5000 साल बाद भी कला जीवित है। कला है साहित्य, संगीत और कला। जी। क्योंकि भर्तृहरि हुए हैं विक्रमादित्य के भाई, वहां के अपने उज्जैनी से। तो भर्तृहरि ने अपनी नीति शतक में कहा है कि साहित्य संगीत कला विहीन मनुष्य बिना पूछ का पशु है साक्षात। तो मनुष्य होने के लिए हमें चाहिए कि हम साहित्य से जुड़े रहें, एक अच्छे साहित्य से, संगीत से जुड़े रहें जो आपको आपके अंतर मन के तार को खोलता हो, है ना? और साहित्य, संगीत और कला, कला के जितने भी भाव हैं पूरी 64 कलाओं से हम जुड़े रहें। अब इन सबको जीवित परंपराओं में ऋषि मुनियों ने रखा। कला, संगीत, नाटक, नृत्य, ये सब शंकर का रूप माने गए हैं। महादेव का सनातन धर्म में जो इटर्नल वैदिक वैदिक विजडम है, इसमें नटराज शिव को समर्पित करके कलाकारों का ये सम्मान होता था। और कलाकार ही एक ऐसा व्यक्ति होता था, चाहे वो हम्म। राजाओं का शासन रहा हो, महाराजाओं का शासन रहा हो, इवन डेट चाहे बादशाह आए हो, आखिर में किसी भी हम्म। काल में, प्राचीन काल से लेके आजादी के पहले तक भी और आज भी, मतलब जहां जहां भी है, राजवंश में कलाकारों को सबसे ऊंचा सम्मान दिया गया है। हम्म। कलाकार यानी सीधे सीधे परमात्मा के करीब व्यक्ति। लेकिन हम्म। आज हम मॉडर्न एरा में हैं, हम 21वीं सदी में हैं और 21वीं हम्म। सदी के हिसाब से अब हम बात करेंगे। ये थोड़ी जी। सी भूमिका मुझे बनानी पड़ी क्योंकि स्कूल में बड़ा सीखा था, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या।
संदर्भ जी। का भी संदर्भ होता है, उसका भी एक प्रसंग होता है, फिर उसकी भी एक व्याख्या होती है। अब हम बात करते हैं कि आज के तारीख में हम देखें कि जो वेब सीरीज बन रही हैं, मूवीज बन रही हैं, या सिनेमा किसी भी वे में आर्ट का जो काम हो रहा है, पेशेंस खत्म हो गया है लोगों में, सब्र नहीं है, आदमी रातों रात सफल होना चाहता है। जैसे क्योंकि अभी आपने मुझसे एक प्रश्न किया था कि आपका जो ये सफर है यहां तक पहुंचने का, क्रिएटिव डायरेक्टर, रिसर्चर, अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर, स्टोरी टेलर, नरेटर होने का, तो इसके पीछे मेरे पूरे बचपन से लेके अभी तक की साधना है। यहाँ पे मैंने समाज का विद्रोह रहा हो, वो समय का निकाल के मैंने वहां अर्जित करने के लिए समय दिया। लेकिन अब जो हो गया है कि अगर किसी को कोई सम्मान मिलता है अपनी साधना से, अपनी मेहनत से, तो आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति ये सोचता है यार ये अगर आगे बढ़ रहा है तो भाई अगले दिन मेरा भी अखबार में अच्छे से नाम आए। तो वो व्यक्ति ये नहीं देखता कि अखबार में नाम लाने के लिए साधना भी करनी पड़ेगी, मेहनत भी करना बिल्कुल। पड़ेगी, लेकिन वो ये चाहता है कि अच्छा वो जिनके बीच बैठा है वो लोग, उससे जुड़े लोग भी यही चाहते हैं कि वो रातों रात दुनिया के सामने आ जाए, और वो नहीं आता है तो उसके अपने ही लोग उसको डिमोटिवेट करते हैं, और जिस कारण वो डिप्रेशन में चला जाता है। ये समय की स्थिति है, क्योंकि आजकल फास्ट समय चल रहा है। अब आप देखिए कि सिनेमा जो था, साहित्य जो था, संगीत जो था, ये शिक्षा का जरिया था। समाज को शिक्षा, मतलब समाज को शिक्षा देने का जरिया है सिनेमा। ये मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि जब मैं 7वीं कक्षा में था तो मैंने गुरुदत्त की फिल्में देखी, मैंने ऋत्विक घटक की फिल्में देखी, मैंने वी शांताराम की फिल्में देखी, और इवन डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी साहब जो हैं जिन्होंने गंगा उपनिषद को बनाया और चाणक्य बनाया, बहुत हमारे देश में सत्यजीत रे हो गए, अभी श्याम बेनेगल साहब मौजूद हैं, लिविंग लीजेंड फिल्म मेकर्स में से एक हैं। तो बड़े बड़े प्यारे फिल्म मेकर्स ने, पैरेलल सिनेमा जो है वही असली सिनेमा, आप ये समझ लीजिए जो पैरेलल जी। सिनेमा है। पैरेलल सिनेमा मींस एक व्यक्ति को दुनिया तक पहुंचा देना, जी। एक व्यक्ति को हम दुनिया तक पहुंचा दें। उसका क्या, आपने देखा होगा माजी द माउंटेन मैन फिल्म आई, कि माजी द माउंटेन मैन पे जो फिल्म बनी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया। ये क्या था? ये वही था कि एक व्यक्ति ने दुनिया को शिक्षा दी कि भैया दुनिया अगर आपके साथ नहीं है, एकला चलो, अकेले आगे बढ़ो। आप अकेले हथौड़ा बिल्कुल। और छेनी हथौड़ा लेके आपने पहाड़ को फाड़ दिया अकेले के दम पे। तो एक अकेला व्यक्ति चाहे तो देखिए पूरी दुनिया हिला सकता है, पहाड़ हिला दिया उस व्यक्ति ने। तो इस आधार पे शिक्षा को माध्यम बना के संगीतकार भी, जो पहले का माहौल था, अब क्या है, मनोरंजन पूरा ही आ गया है। अब सिर्फ मनोरंजन पे ही पूरा फोकस है। पहले भी मनोरंजन होता था, साहित्य, संगीत और कला का जो मनोरंजन होता था, नाट्य कलाओं का, लेकिन जब भारत में मुगल काल आया, मैं आपको थोड़ा सा बीच में बताना चाहूंगा कि जिस दौर में भारत में मुगल काल आया, जिस दौर में भारत में इन्वेडर्स आए, किसी भी प्रकार के इन्वेडर्स आए, चाहे यहां से आए चाहे वहां से आए हो, उस दौर में कला को बहुत आघात पहुंचा, भारत के सृजन को आघात पहुंचा, कलाकारों की सृजनता को, उनकी रचनाओं को आघात पहुंचा। उस दौर में जब मुगलों का कल्चर रहा तो उस दौरान आपने देखा होगा कि बहुत कुछ वैसी गंदी चीजों का भी बड़ा आगमन हुआ। तो उस कारण ये रहा कि नृत्य कला, जो भारतीय सनातन इटर्नल विजडम की बड़ी नृत्य कला को तो बड़ा अच्छा सम्मान माना जाता है हमारे शास्त्रों में। लेकिन मुगल काल के बाद जब भारत आजाद हुआ, अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद भारत आजाद हुआ, उसके बाद एक मिडिल क्लास, या हम कहें भारतीय सभ्य परिवारों में देखें, किसी भी परिवारों में देखें, तो उस परिवार की बेटी या बेटा अगर नाचना चाहे या डांस करना चाहे तो ये बोलते थे कि भैया तुम क्या भांड हो, क्या भांडों का काम करोगे, क्या क्या तुम बहरूपी हो क्या, वॉट। तो ये जो चीज रही, इनको ही लगता था कि ये दोयम दर्जे का काम है, बल्कि ये ऋषि महर्षियों का काम है। मैं बताना चाहूंगा जिन लोगों ने ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं जानते हैं, वो जाने ये साधना है, ये परमात्मा को प्राप्त करने की साधना है, ये शास्त्र है पूरा। वो बात अलग है कि जब कलाओं पे अतिक्रमण करने की कोशिश की गई, अतिक्रमणकारियों के द्वारा भी, क्योंकि जिस दौर में लोगों की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, जिस घर से लोगों को उठा के ले जाया जाता था, तो ऐसे दौर के काम समय में कला के प्रति समय लोग नहीं निकाल पाए। और इन 700-800 वर्षों से पूरे 1000 साल में हमारे देश में लोगों की विचारधारा जो है वो कूपमंडूप हो गई कला के प्रति, सिनेमा के प्रति। सिनेमा तो था ही नहीं, खैर उस टाइम सिनेमा था ही नहीं, लेकिन जो मंचन होता था, संगीत का होता था या किसी भी कलाओं का मंचन होता था, ये बहुत ही, आप समझिए, बड़ा शुभ कर्म माना जाता था, बड़ा सम्मानजनक कर्म होता था। लेकिन जब ये पूरा दौर से गुजरे तो बाद में दौर आया सिनेमा का। सिनेमा की शुरुआत बहुत अच्छी हुई भारत में,
और हरिश्चंद्र जो फिल्म बनी थी, मराठी पहली फिल्म बनी थी हमारे जी। दादा साहेब फाल्के द्वारा, जो कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा है। अब आप सोचिए कि जो मराठी सिनेमा है, मराठी सिनेमा उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इंग्लिश में बोलता है, लेकिन कितना सुंदर शब्द है, इंग्लिश से भी अच्छा, उनको चित्रपट महर्षि बोला जाता है। आपने शायद ये शब्द भी नहीं सुना होगा कि चित्रपट महर्षि। चित्रपट साधना है। आज भी आप देखिए मराठी सिनेमा बहुत क्लास सिनेमा बनाता है, बहुत ही मतलब फूहड़पन से बहुत दूर है। शिक्षा देता है, एंटरटेनमेंट होता है, सब कुछ होता है। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मेरा इस इंडस्ट्री में आने का मात्र एक उद्देश्य रहा कि मुझे क्वालिटी सिनेमा बनाना है। अब क्वालिटी सिनेमा हर डायरेक्टर के लिए उसका सिनेमा क्वालिटी होता है ना? महेश भट्ट जी के लिए उनकी सिनेमा क्वालिटी होगी और दूसरों के लिए उनकी सिनेमा क्वालिटी है। सबके लिए जिसकी फिल्मों में गालियाँ हैं, उनके लिए उनका सिनेमा क्वालिटी है। तो मेरे सिनेमा में मेरा एक सिस्टम रहा कि जब मैं फिल्म स्कूल में था, हम लोग 12 स्टूडेंट्स थे। और जो मेरे फैकल्टी थे, मेरी फिल्मों की स्क्रिप्टों का अप्रूव नहीं करते थे, क्योंकि गौरव गौतम की स्क्रिप्टों में सिगरेट का कश नहीं होता था, उसमें दारू की बोतल नहीं होती थी, उसमें गालियां नहीं होती थी। लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट होता था वो बिल्कुल चैलेंज की, भाई 100-200 लोगों को, 1000 लोगों को आराम से चैलेंज करेगा, ये कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं लिखा होगा। तो ये एक दौर था, उनको लगता था कि वो अपने मनोविज्ञान से ही स्टूडेंटों को कंपोज करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसा कोई सिनेमा बनाऊं जिससे परिवार फूटे। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसा सिनेमा बनाऊं जिससे किसी का भी परिवार या उसकी जिंदगी को चैलेंज आए किसी भी प्रकार का। और सिनेमा ऐसा बने कि अगर चैलेंज है किसी के जीवन में तो वो चैलेंज चला जाए। कोई व्यक्ति 5 मिनट की फिल्म देखे, 16 मिनट की देखे, या 5 घंटे की देखे, या 3 घंटे की देखे, वॉट, लेकिन वो सिनेमा जो है आपके सीधे सीधे सब कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड को थीटा लेवल पे ट्रीट करता है। थीटा वेव्स जो रिलीज होती हैं, और हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगिटा है ब्रेन में, यहाँ पे ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगिटा होता है और यहाँ पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है सही और गलत की पहचान देता है। तो एक फिल्म मेकर जो है, एक फिल्म डायरेक्टर जो है, वो एक दार्शनिक है, मैं समझता हूँ। उसका कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे चीजों को लिखे, ऐसी चीजों को बनाए। शायर, कवि, गीतकार, संगीतकार, मूर्तिकार, शायर, फकीर, अगर हम कहें, फकीर भी होता है, एक तारा लेके घूमता है, ये सब बिल्कुल। दार्शनिक हैं। ये दर्पण दिखाने का काम करते हैं समाज को। लेकिन दर्पण दिखाने वाले का मतलब ये नहीं है कि वो फूटा दर्पण लेके और उसके अंदर गलत चीज लेके वो दर्पण लेके घूमता रहे समाज में, ये उसका जी। भाव नहीं होना चाहिए। तो मैं सिनेमा में मात्र इस उद्देश्य से आया कि ब्रेड एंड बटर तो देखिए भगवान परमात्मा सबको देता है, कि वो एक दास मलूका महात्मा हुए, उन्होंने कहा कि भाई अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो वो तो परमात्मा दे ही देगा, पैदा होने से पहले ही वो व्यवस्था करता है मनुष्य की। बिल्कुल। लेकिन कंपटीशन से हटके फिल्म मेकर्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा है किसी बहुत बड़े फिल्मकार ने कहा है हॉलीवुड के, कि कोई धर्मगुरु नहीं, कोई हम्म। आर्मी का चीफ नहीं, कोई राष्ट्रपति नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं। आप समझिएगा, पूरी जी। दुनिया के राष्ट्रपति मिलके भी, पूरे दुनिया के हम्म। प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया के आर्मी चीफ मिलके, पूरी दुनिया के धर्मगुरु मिलके भी जो हम्म। बात जनता से नहीं कह सकते, वो फिल्म डायरेक्टर को 2 घंटे में बंद अंधेरे में लोग सुनते भी और देखते भी हैं, बिल्कुल और सही। सीधे मनोविज्ञान पे असर करती है वो बात। तो हम्म। ये कहावत है, प्रोवर्ब है हमारी फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री का, कि हम जो कह रहे हैं उसका वास्तविक जीवन से क्या संबंध है। अगर अगर नहीं है तो आप यकीन मानिए कि आप समाज में, देश में क्राइम परोस रहे हैं। सीधा सा जी। सीधा फंडा है। पंडित गौरव गौतम जी का बड़ा स्पष्टता के साथ में मानना है कि फिल्में जो होती हैं समाज के लिए दर्पण का काम करती है। लेकिन भैया आप दर्पण किस प्रकार का लेकर के चलते हैं, क्या वो साबुत है या वो फूटा हुआ है। और साथ साथ में पंडित गौरव गौतम के लिए एक बड़ी चीज ये है कि वो संदर्भ प्रसंग के साथ व्याख्या करते हैं और इतिहास अतीत मुद्दों के साथ बात करते हैं। गौरव जी, मूल प्रश्न पर आएंगे। आज का जो हमारा वेब सीरीज है, अश्लीलता और फुहड़ता की आड़ में, अश्लीलता और फुहड़ता इसलिए क्योंकि आप जितनी भी वेब सीरीज हैं, जितनी भी फिल्में हैं, उन्हें उठा करके देख लें तो कुछ अपवाद हो सकते हैं। उन अपवादों की बात न करते हुए हम उन अधिकांश फिल्मों पर यदि बात करें जिसमें अश्लीलता है, फुहड़ता है, बोल्ड सीन है, अफेयर है, इनके बिना फिल्मों का कोई अस्तित्व नहीं है।
डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, एक बोल्ड सीन डाल दीजिए, एक आइटम सॉन्ग डाल दीजिए। ये जो आइटम सॉन्ग डिमांड है, बोल्ड सीन की डिमांड है, क्या ये उपयुक्त है या अनुपयुक्त? और साथ में ये हमारे समाज को कौन सी दिशा में लेकर के जाएगी? आज जितने समाज के भीतर दो लड़कों के ग्रुप हो या लड़कियों के, लड़ाई होती है तो फिल्मी स्टाइल में होगी, किडनैपिंग होगी फिल्मी स्टाइल में होगी, प्रपोज करना होगा फिल्मी स्टाइल में होगा। यानी फिल्में हमारे और आपके घरों में, हमारे और आपके जहन में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों पर असर करती है। अश्लीलता, फूहड़ता, क्या इनके बिना इन्हें नहीं चलाया जा सकता? क्या इसके बिना हम इसे नहीं सफल कर सकते? किस रूप में देखते हैं आप, क्योंकि आप युवा फिल्म मेकर हैं, लंबा सफर और तय करना है, आगे चल करके आप भी इसी प्रकार की फिल्में बनाने के लिए, इस प्रकार की मतलब कि अन्य फिल्मों के लिए तैयारी करेंगे। तो क्या आपके सामने यदि आपका प्रोड्यूसर खड़ा होकर के कहे एक आइटम सॉन्ग डालिए, एक किस सीन डालिए, तब किस प्रकार की दुविधा गौरव गौतम के लिए महसूस होगी? दो प्रश्न हैं, अश्लीलता, फुहड़ता पर, और यदि आपके सामने मौका आया तब क्या करेंगे? गौरव जी। ये विषय है आज हमारे देश के लिए, क्योंकि भारत जो है वो पश्चिम से हटके है, क्योंकि पश्चिम के लोग पूरब आना पसंद करते थे हमेशा से ही, आज से ही नहीं, जब से ये शायद सृष्टि का निर्माण हुआ है, धरती का, हमारी दुनिया का। अब बड़ी गजब की बात आप ये देखिए, मैं अपने फिल्म हाँ। मेकिंग के करियर की पहली बॉलीवुड फिल्म का ही जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ये माहौल हुआ कि अगर डायरेक्टर को डेब्यू करना है बॉलीवुड में, हाँ। तो आप अगर अपना कॉन्सेप्ट लेके गए हैं, और अपना कॉन्सेप्ट लेके अगर आप गए हैं और अपने कॉन्सेप्ट के साथ बड़ा साफ सुथरा, बहुत ही नीट एंड क्लीन, ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट है आपका, जो जनता के द्वारा सहज ही स्वीकार भी कर लिया जाएगा। लेकिन जब से कॉर्पोरेट कल्चर हमारे यहाँ आया है, टेलीविजन इंडस्ट्री में चाहे मूवी इंडस्ट्री में, तो उस कारण आप ये समझ लीजिए कि 2+2 को 4 ही करना है। यानी बनिया बुद्धि से ही, सॉरी टू से, ये एक बनिया का अर्थ होता है एक अच्छा गुणा भाग व्यापार विपणन। मैं यहाँ कोई, मैं बहुत सम्मानजनक तरीके से इस बात का सम्मान से बात रख रहा हूँ, कोई इसको अदरवाइज नहीं लेगा, मेरे साथे भाई लोग नहीं लेंगे, कि मतलब उन्होंने उसको भी मतलब इतना कलुषित कर दिया कि कोई व्यक्ति अगर बिजनेस माइंडेड व्यक्ति भी होगा तो वो भी शर्म कर बैठेगा कि 2+2 को ये 4 ही करना चाहते हैं, और 4 तो छोड़िए 400 करना चाहते हैं 2+2 को, है ना। और आप समझिएगा कि 2+2 4 होगा, उसको अगर आप 6 करना चाहेंगे, 400 करना चाहेंगे, तो वो विस्फोट हो जाएगा। यहाँ यही हो रहा है, विस्फोट हो जाता है। विस्फोट ये होता है कि मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि मैंने एक फिल्म लिखी थी कोरोना आने के पहले जी। 2019 में कोरोना की शुरुआत हुई पूरी दुनिया में, नवंबर दिसंबर से। 2018 जनवरी में गौरव गौतम ने बॉम्बे में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था ब्रेथ द काउंटडाउन बिगिंस। श्वासों पे थी, यानी हमारी। और मैंने बड़ी रिसर्च के साथ वो फिल्म बनाई थी कि मेरे फादर फॉरेस्ट ऑफिसर रहे, और मैं बचपन में जब छोटा था तो जब जंगल में दौरा करने जाते थे, गश्ती करने जाते थे, या वाइल्ड लाइफ के प्रति, वन्य जीव के प्रति, प्रकृति के प्रति, मैं उनसे तमाम चर्चाएं करता था। तो पूछता था कि पापा पेड़ों का क्या अनुभव है, क्या जरूरत है इनकी जीवन में, हमारी इनकी क्या वैल्यू रहेगी भविष्य में, क्या। और एक स्वयं का एक इंटरेस्ट भी ऐसा था कि उन सरकारी कागज वागज भी रखे होते थे, ऑफिस की डाक आती थी, तो मैं पढ़ने का बड़ा शौक रखता था कि भैया देश प्रकृति के बारे में क्या बात चल रही है शासन के द्वारा। ये मेरा बचपन से कीनली इंटरेस्ट था, तो मैं करता था। तो देखा कि भाई वनों को बचाने के लिए बड़े बड़े प्रयास होते थे, आज भी हो रहे हैं सभी विभागों के द्वारा। तो उस टाइम ये चीज देखी, मैंने पापा से एक चीज पूछी, पापा कि ऑक्सीजन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। छोटा सा था, चौथी पांचवी में, तब की बात बता रहा हूँ। जब मैं बड़ा हुआ तो विचार किया कि सांसों की क्या वैल्यू है, इस पे एक फिल्म बनाऊंगा। जब मैं फिल्म डायरेक्टर बना, एस्टैब्लिश भी हुआ, अवार्ड भी कुछ मिले, तो कोरोना आने के 1 साल पहले एक कोइंसिडेंटल घटना हुई मेरे जीवन में। मेरे को एक अचानक एक भाव आया मन में कि पेड़ों की क्या वैल्यू है और ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है, इस पे एक फिल्म बनाते हैं, सीधे 2050 दिखाते हैं उसके अंदर। और उस फिल्म के अंदर मैंने ये दिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाया हुआ है,
और पोर्टेबल पोर्टेबल सिलेंडर किट उसके ऊपर है, और 316 लीटर ऑक्सीजन 2.5 घंटे के हिसाब से हम इनटेक कर रहे हैं। तीन एक एक आधे लीटर का दूध का पैकेट आता है 25 से 30 रुपए का, अलग अलग राज्यों के हिसाब से। अब आप अंदाजा लगाइए, 1 लीटर नहीं, 2 लीटर नहीं, 3 लीटर नहीं, 4 लीटर नहीं, 316 लीटर ऑक्सीजन प्रति 2.5 घंटे अप्रोक्सीमेटली प्रकृति और परमात्मा हमको फ्री में दे रहा है जी। तो ये जो सिनेमा मैंने एक सब्जेक्ट क्रिएट किया था कि भैया इस पे एक फिल्म बनाते हैं और एक अवेयरनेस रहेगी, एक वार्निंग रहेगी इन फ्यूचर। तो उसमें मैंने दिखाया कि आदमी के पास पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा, आदमी कॉर्पोरेट रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन वो ऑक्सीजन की किट जो है मरने से पहले उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाती है, कोरियर डिलीवरी बॉय नहीं पहुंचा पाता है, वो बंदे की डेथ हो जाती है। बड़ी गजब की वो स्टोरी थी। अनफॉर्चुनेटली जब हम फीचर की कैटेगरी के लिए उसके पास गए, फाइनेंसर के पास, तो उसने बोला इसमें आइटम सॉन्ग कहाँ है? तो मैंने बोला भैया का आप कॉन्सेप्ट समझिए, हमारे यहाँ पे जो फिल्म मेकर्स में जो फंडिंग करने वाले लोग हैं भारत में, वो प्राइवेट अथॉरिटी है। 99%, 1% 2% गवर्नमेंट के फंड्स लगते हैं, और वहां पे भी बहुत इतनी बड़ी आबादी में स्ट्रगल करके पहुंच पाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता, एक साधारण व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। तो ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि अन्य देशों में अगर हम बात करें, हॉलीवुड की बात करें, तो वहां की गवर्नमेंट पैसा लगाती है क्वालिटी सिनेमा पे, जो फोर्स पे ज्यादा बनती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बनती है, क्वांटम फिजिक्स पे बनती है, मेटाफिजिक्स पे बनती है, न्यूरो साइंस पे बनती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कमिंग फ्यूचर के हिसाब से बनती है ना। अब हमारे देश में यह है कि हमारे यहाँ वो व्यक्ति पैसा लगाता है जिसको ABCD भी नहीं मालूम, ना संगीत के सारेगामा मालूम, ना कला का कुछ मालूम, वो सिर्फ मनी कैलकुलेट करने के हिसाब से आता है, और मनी कैलकुलेट करने के हिसाब से अपना ब्रीफकेस लेके आएगा, और ब्रीफकेस लेके वो चले जाना चाहता है। और वहां पे स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरे जैसे फिल्म मेकर्स को बहुत सारे हैं जो देश को बहुत अच्छा कुछ देना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन बात जब आती है फाइनेंस लगाने की, तो वो डर जाते हैं कि क्या होगा। जब तक विलिंग पावर नहीं आएगा, कोई व्यक्ति सामने नहीं आएगा, कोई डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी बन के गंगा उपनिषद बनाने के लिए फाइनेंसर टाइप के लोग जब सामने नहीं आएंगे इनके जैसे, तब तक चीजें अच्छी नहीं बनेंगी। अदरवाइज जो गालियां हैं, वो गालियां आप समझ लीजिए कि मैं अपना फिल्म इंडस्ट्री का बता रहा हूं, आज तक मैंने सिगरेट नहीं पी, मैंने आज तक मैंने ड्रिंकर नहीं टच किया, और मेरा गालियों का रिकॉर्ड भी नहीं रहा था। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, गुस्से में आदमी डिस्टर्ब हो जाता है समाज में, जब आप उस लोगों के बीच में रहते हैं। कोशिश आज भी यही है कि हम वैसे ही बने रहें जैसे हम घर से निकले थे, आज भी हम घर में ही हैं। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसा सिनेमा बनाएं कि परिवार वाकई में साथ में बैठ के देख सके। और मेरे मित्र हैं यशवेंद्र प्रताप सिंह, अमित महोदय, एक दो कुछ मित्र हैं हमारे, हम लोगों की बड़ी प्यारी टीम है, जो कि हम लोग यूटर्न चाहते हैं सिनेमा का, यूटर्न इनवर्ड टू आउटवर्ड हम जाना चाहते हैं, क्योंकि बियॉन्ड द सेक्स एंड वायलेंस हमको सिनेमा बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आप ये समझ लीजिए कि कोई भी घर एक दिन नहीं बचेगा जहां क्राइम नहीं होगा। बियॉन्ड द सेक्स एंड वायलेंस हमको सिनेमा बनाना है, और ये बहुत जरूरी भी है कि समय जो है वेब सीरीज में आप देखिए जो गालियां चल रही हैं, ये क्या है, ये कुछ नहीं, सीधे सीधे सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है। बिल्कुल। और फाइनेंस का मैटर ये आता है कि अगर कोई एक अच्छा फिल्म मेकर वेब सीरीज बनाना चाहता है, क्वालिटी चीज बनाना चाहता है, बहुत इतने प्यारे प्यारे विषयों पे बनाना चाहता है, भारत में साहित्य की कमी नहीं है, आप ये समझ लीजिए। भारत में इतना साहित्य है, इतना साहित्य है कि मतलब इंसान बनाते बनाते थक जाएगा, कैमरामैन या फिल्म मेकर, डायरेक्टर्स, लेकिन वो साहित्य कभी खत्म नहीं होगा, अनंत काल तक ये साहित्य चलता रहेगा जब तक सृष्टि है ये दुनिया में। लेकिन हमारे यहाँ संभव आदत ये है, दूसरे ने तारीफ कर दी तो रिस्क लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ये हमारे यहाँ की विचारधारा है। उसी आधार पे फाइनेंसर्स लोग देखते हैं कि साउथ में ये हिट हो गई या हॉलीवुड में हिट हो गई, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इनके राइट्स ले लेते हैं, और ये बनाने के लिए बहुत ही शर्म आनी चाहिए कि सीन भी चुरा लेते हैं, डायलॉग भी चुरा लेते हैं, शॉट भी चुरा लेते हैं, और इन चीज का जो विरोध करता है वो टीम से बाहर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो पैरेलल सिनेमा बनाने वाले फिल्म मेकर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, लिखने वाले, जो अभी भी स्वतंत्र स्तंभकार हैं, जो लिख रहे हैं, आज भी आप देखिए बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग किसी से मैच नहीं खाती, अपनी यूनिक पेंटिंग बनाने वाले पेंटर्स हैं। तो
मैं ये जानता हूं कि परमात्मा उतरता है तब सृजन होता है। ये बात रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, आज देखिए बड़ा शुभ दिन है कि आज उनकी दिन भी है और उनका नाम भी जबान पे आया कि रविंद्रनाथ टैगोर जी गुरुदेव ने महात्मा गांधी जी से बोला था कि जब परमात्मा उतरता है तब सृजन होता है। ये बात उन्होंने जब कही थी कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिलने गांधी जी 2-3 बार जाते थे, वो मिलते नहीं थे, उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया था और वो लौट गए। और जब आखिर में जब वो निकले तो हाथ में गीतांजलि जैसा ग्रंथ था। अब देखिए गीतांजलि में भी एक व्यस्क भाव है, बड़ा सुंदर भाव है, लेकिन गंदगी नहीं है, अश्लीलता नहीं है। बिल्कुल व्यस्क भाव रखना और अश्लीलता प्रेजेंट करने में जमीन आसमान का अंतर है। और बिल्कुल। सौंदर्य को प्रकट करना, जो प्रकृति है उसको प्रकट करना, उसको क्रिएट करना और ऑडियंस के सामने लाना, ये एक अलग चीज है और अश्लीलता परोसना एक अलग चीज है। तो अभी ये मार्केट का हिस्सा बन गया है कि अगर इंसान को फिल्म बनानी है, वेब सीरीज बनानी है, तो ये चीज बड़ा, इंसान, कुछ लोग इंसान करियर में इतना आगे निकल जाते हैं, इतना दबाव होता है कि आगे पीछे दब जाते हैं कि वो क्या करें। तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, एक डेब्यू कर लेते हैं, 1-2 फिल्म बना लेते हाँ। हैं, फिर उसके बाद तीसरी चौथी अच्छी बनाएंगे। एक घटनाक्रम हमारे एक समूह के साथ भी हुआ। वो ये हुआ कि एक माँ बेटे जैसे प्यार की बड़ी सुंदर सी स्टोरी लेके एक बड़े स्टैब्लिश प्रोड्यूसर के पास गए, उनको पसंद आई, उन्होंने अप्रूव की। उसके बाद उनका दिमाग क्या घुमा कि भाई चलो हॉलीवुड की मूवी को कॉपी करते हैं, और उस मूवी को कॉपी करके उन्होंने डायरेक्टर और उसकी पूरी टीम पे बहुत जोर डाला, क्योंकि एग्रीमेंट्स हो चुके थे, सब कुछ हो चुका था। और नई पीढ़ी के, युवा पीढ़ी के जो बड़े अच्छे परिवारों से आने वाले जो कलाकार हैं, तो वो सोचे कि भाई चलो ठीक है, अपनी इमेज मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, पहली फिल्म कर लेते हैं। तो उन्होंने पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट को ऐसा चेंज करवाया, बाद में फिल्म निकली भी और फ्लॉप भी हो गई, क्योंकि वो होनी थी। तो ऑडियंस को, भारत का जो दर्शक है, इसको अपनी बुद्धि ठीक करनी होगी। मैं माफी चाहूंगा, दर्शक हमारे मतलब एक देवता होते हैं, जैसे ग्राहक होते हैं, है ना, दुकान पे आने वाले देवता होते हैं, ग्राहक होते हैं, लेकिन दर्शकों को भी अपना मनोविज्ञान ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि दर्शक जो है उसने प्रेशर बना दिया है। अगर दर्शक कोई अच्छी चीज को शेयर ना करे, ना उसको देखे, ना उसको वो प्रमोट करे, तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के जो आइटम सॉन्ग जबरदस्ती लगाने वाले जो लोग हैं उनको मौका मिलेगा। हालांकि हमारी फिल्म, मैं जिन फिल्मों से एसोसिएट रहा उसमें भी आइटम सॉन्ग रहे। देखिए, सिचुएशन के हिसाब से अगर आप कोई चीज साफ सुथरे भाव में प्रस्तुत कर रहे हैं, और उसका महत्व मायने रखना चाहिए कि कोई भी घटनाक्रम जो घटता है वो काल, देश और परिस्थिति के हिसाब से होना चाहिए। किस जी। संदर्भ में हम किससे क्या कह रहे हैं, ये मायने रखा जाता है। लेकिन अभी ये हो गया है कि अगर आप समझ लीजिए कि भारत वो देश है कि एमएस धोनी भी बन रही है, तो फाइनेंशियल प्रोड्यूसर आपसे बोलेगा भैया इसमें भी एक गाना डाल दीजिए जबरदस्ती, वो वाला बिल्कुल। गाना डाल दीजिए जो उसकी आवश्यकता नहीं है। लोग ऐसी कोशिश यहाँ करते हैं। बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो अपना पूरे परिवार, समाज का, दुनिया का विरोध झेलते हुए एक अच्छे शिक्षात्मक सिनेमा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और बहुत सारे परिवार वालों का साथ भी मिलता है, कोई किसी को नहीं मिलता है। तो मैं समझता हूं कि दर्शकों को एक अच्छी चीज को देखने का अपना टेस्ट अच्छा करना पड़ेगा, कि इंसान को समझना पड़ेगा कि क्या चीज हमारे खाने के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, जैसे मनुष्य जब खाना खाता है तो ऐसा तो नहीं सड़ा गला खाना खा लेंगे हम, कचड़ा कूड़ा वाला खाना खा लेंगे, गंदा खाना कोई नहीं खाएगा। कि अगर कीटाणु पड़ गए हैं, खाना बुझ गया है, तो कोई नहीं खाएगा। इंसान चाहता है स्वास्थ्यवर्धक खाना खाए, जिससे उसका जी। उदर अर्थात पेट उसका स्वस्थ रहे, उसकी आंतें सही रहें, उसको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, दवाइयां ना लेना पड़े। तो दर्शक जो है वो सिनेमा में अगर उसको लगता है कि कोई चीज गलत आ रही है, उसको बॉयकॉट करे, उसका पूर्ण अधिकार है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब विरोध हो रहा है समाज में, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और अदर सोशल डिबेट्स में, तो हम ये देखते हैं कि सारे के सारे बेकार है, फिल्म इंडस्ट्री बंद होनी चाहिए। ये गलत है, ये मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। क्योंकि देखिए, मनोरंजन अगर नहीं रहेगा समाज में, तो समाज वैसे ही पशु है, बहुत बुरे हालात जी। हैं। 21वीं सदी है, एक आदमी अपनी पत्नी से लड़के आ रहा है, एक आदमी अपने, और वो दोनों जाके रोड पे, कार भिड़ जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा रोड पे, समझ रहे हैं जी। ना बात को। तो जी। मनोरंजन तो चाहिए, कपिल शर्मा जैसा मनोरंजन चाहिए, लेकिन कपिल शर्मा का मनोरंजन में भी जो अच्छा मनोरंजन है आप उसको अपनाएं, जो लगता है कि अच्छा मनोरंजन नहीं है आप उसको डिक्लाइन करें, किसी का भी कोई भी शो हो। और मैंने ये देखा है हमारे यहाँ सिनेमा में बहुत अच्छा अच्छा काम हो रहा है। आप देखिए, कड़वी हवा करके फिल्म आई थी, जी। और
आंखों देखी एक संजय मिश्रा जी की फिल्म आई थी। आज अगर हम किसी दर्शक से पूछें आपने आंखों देखी है संजय मिश्रा की, तो वो बोलेंगे भैया मुझे पता ही नहीं। कारण ये है कि हम फेक नैरेटिव पे बहुत बिलीव करते हैं, हम लोग फेक प्रमोशन पे बहुत बिलीव करते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने प्रमोट करके फेक चीज को प्रमोट कर दिया है, भले उसके अंदर कंटेंट नहीं है, और उसको हम बोलते हैं कि देखिए आज वो व्यक्ति आया, हम उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए खुश हो जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, आज हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं, ओलंपिक में हमारे यहाँ जो लोग मेडल्स ला रहे हैं, बहुत धनाधन रोज सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं, देश का नाम अर्जित कर रहे हैं, तो हम उनको बोल रहे हैं कि देखो कितनी मेहनत करी उसने। क्या उसके बारे में जब अखबार में आज से 5 साल पहले भी छपता था, तो क्या हम लोकल अखबार में देख के उसको उतना अप्रिशिएट करते थे? नहीं करते थे। क्योंकि वो फेमस हो रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हमें इस प्रकार की विचारधारा को भी ठीक करना होगा कि जो अच्छा काम कर रहा है, छोटे तबके का है, छोटे जिलों में है, गांव में है, शहर में है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, आप उसको प्रमोट करिए, तभी समाज में एक अच्छा। मेरी फिल्म थी सनफ्लावर, जिसको जी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने देखा था उनकी डेथ के 1 साल पहले दिल्ली में। जी तो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने कहा था सनफ्लावर फिल्म को देखने के बाद कि इस प्रकार के सिनेमा के मैं पक्ष में हूं। वैसे मैं फिल्में पसंद नहीं करता हूं, लेकिन अगर एजुकेशनल सिनेमा अगर बनता है तो मैं बिल्कुल समर्थन में हूं, और ये बनना चाहिए। क्योंकि एक फिल्म मेकर एक एजुकेशनिस्ट होता है, टीचर ही होता है अपने आप में। जी एक अच्छा फिल्म मेकर, आप MS धोनी फिल्म देखिए, इंस्पिरेशन से भरी हुई है, मोटिवेशन से भरी हुई है, बिल्कुल। कि कुछ गलत नहीं है। लगान फिल्म भी चकली बहुत अच्छी सकारात्मकता से भरी हुई है। तो ऐसा बहुत सारे सिनेमा है, उसका अब एक-एक का नाम लेना संभव नहीं है अभी, आप सब जानते हैं, बिल्कुल। अच्छी फिल्में आपने भी देखी होंगी। हम्म तो दर्शक स्वयं जानता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, लेकिन अगर कुछ गलत ज़्यादा आ रहा है, आप उसको प्रमोट मत करिए, पब्लिकली शेयर मत करिए। आपको लगता है आपने बाय मिस्टेक देख ली है, आप उसको भूल जाइए। क्योंकि सामने वाले को ये लग रहा है कि दर्शक ने एक्सेप्ट कर लिया है, और वो अगली हम्म। बार उसी चीज को बनाने के लिए फाइनेंसर को फिर से पिच कर रहा है, और फाइनेंसर वहां पैसा लगा रहा है। ऐसे में नुकसान हम जैसे फिल्म मेकर्स का हो रहा है, जो वाकई में जनता शायद कुछ देखना चाहती है, हम उनको कुछ अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हैं। हम्म। अब देखिए 50-50 करोड़, 100-100 करोड़ ऐसे बहा दिया जा रहा है जिसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही वाहियात, मतलब 5 मिनट देखने लायक नहीं है, लेकिन 100-100 करोड़ हम्म। वेस्ट हो रहा है। और कोई व्यक्ति वही 50 करोड़ वाली चीज 1 करोड़ में बनाना चाहता है, 2 करोड़ में बनाना चाहता है, तो वो युवा की आपकी में ये नहीं है, आपकी में वो नहीं है। तो वेब सीरीज जो है समाज को शिक्षा देने का काम कर सकती हैं। अभी आप ये समझिए कि सिनेमा, आप खुद कई फिल्में थिएटर में देखने गए होंगे कोरोना काल के पहले, जी कि 2 से 3 घंटे जब हम सिनेमा देखते हैं, 300 से 400 ऑडियंस वहां भरी होती है, और इतने फुल साउंड में और इतने बड़े स्क्रीन पे जब आप देखते हैं, तो आप यकीन मानिए कि इंसान घर में बैठ के भी जो बुक पढ़ता है या मोबाइल में देखता है, तो उतनी एनर्जी से नहीं देखता जितना बड़े कैनवास पे जो एनर्जी वो गेन कर रहा होता है उस सोर्स से, जी उसकी विचारों में वो चला जाएगा। और वो जो विचारों में गया, वो लाइफ टाइम वो कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूट होगा, उसके पर्सनल रिलेशनशिप में, उसकी सोशल रिलेशनशिप में, उसके ऑफिस में बॉस के साथ। तो ये कहीं ना कहीं असर करता है, कहीं ना कहीं। जी। यानी गौरव जी ने दो तीन चीजें इस प्रकार से बताई। एक तो सिनेमा का यूटर्न चाहते हैं। सिनेमा का यूटर्न की जब बात करते हैं तो यूटर्न के भीतर हमारे सेक्स और वॉयलेंस से वर्जित फिल्में होगी, साइंस, विज्ञान, अन्य विषयों पर आधारित फिल्में होगी, जहां पर कि आज महज सेक्स, वॉयलेंस, ग्रामर और वही वही विषयों को तोड़ मरोड़ करके परोसा जा रहा है, या तो दक्षिण की या हॉलीवुड की फिल्मों को रूपांतरित करवाया जा रहा है। तो आज का द्वितीय अंतिम सवाल मैं आपके साथ लूंगा गौरव जी। जी बिल्कुल। गौरव जी, एक आपकी अपनी प्रोफाइल से मैं सवाल लेना चाहूंगा। जी आपने अल्लाह से शिकायत करूंगा एज अ एसोसिएट डायरेक्टर काम किया। जी। उसके बाद उत्तरायण द उत्तरायण मैंग स्वामी विवेकानंद पे है जी। ऑफ स्वामी विवेकानंद। उसके बाद में आपने सनफ्लावर की बात कर दी, और सनफ्लावर में दर्शकों को बताऊं कि 18 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हैं, और आज भी दुनिया भर में, विश्व भर की जितनी भी फिल्मों के लिए नामित किए जाने वाली फिल्में होती हैं, शॉर्ट फिल्म्स में, अन्य में, वहां पर सनफ्लावर जाती है। साथ में आपने ब्रेथ द काउंटडाउन बिगिंस की बात की, द मोटिवेशनल स्टिक। जी आप जब उनके साथ में, और एक चीज, एक जिसमें कि
आसरानी जी हैं, यदि मैं नाम भूल रहा हूं, मेरे ख्याल से उनका नाम मुरारी, मुरारी द मुरारी द मैड मैड जेंटलमैन मैड एज ए जेंटलमैन, एसोसिएट। जी। और एक मॉनसून। जब आप इनके साथ में आज की वेब सीरीज और फिल्मों को जोड़ते हैं, तो इनकी जो विषय वस्तु है, ये विषय वस्तु टोटली अलग है। लेकिन आपने कहा कि दर्शकों की मानसिकता और उनका टेस्ट बदलना पड़ेगा। इनका क्रम ले लें और आज के दर्शकों का टेस्ट ले लें, दोनों के भीतर जमीन आसमान का अंतर है। इन फिल्मों का आपका अनुभव कि भाई क्या ये बड़ी आसानी से पसंद कर ली गई, या बहुत संघर्ष करना पड़ा, और साथ में यदि हम लोगों के टेस्ट को बदलने के लिए इन फिल्मों के आधार पर जाएं, तो जी। क्या मेहनत करने की आवश्यकता है, गौरव जी? इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा सबसे पहले कि भारत वो देश है जहां हम्म। भीड़ देखकर आदमी को सम्मान मिलता है। ये भीड़ देखकर कि आपके हम्म। पीछे कितनी भीड़ खड़ी हुई है, फिर चाहे वो रोबोट ही क्यों ना खड़े हो, कठपुतलियां ही क्यों ना खड़ी हो। इसका कारण यह है कि मेरे एक फ्रेंड है इंग्लैंड में, उन्होंने बताया कि वहां पे की जो सीनेटर थी, जब आई थिंक शायद सीनेटरी बोलते हैं वहां के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो खड़े होते हैं, तो वो जो कैंडिडेट जब वोट मांगने आई उनके घर पे, सीधे सिंगल बैग टांग के मैडम आई, उन्होंने बैल रिंग किया और वो मैम सर बाहर आए, उन्होंने कहा कि इतने इतने दिन मैं यहाँ की आपकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी इस पार्टी से मैं खड़ी हूं और आप चाहें तो मुझे वोट देना पसंद करते हैं तो जरूर दीजिएगा और आप आइएगा। सिंगल अकेले गई, ना ही कोई आगे पीछे 2 10 20 15 20 हजार का कोई काफिला था, ना ढोल नगाड़े थे, ना जीतेगा भाई जीतेगा भैया, ये भैया दीदी जीतेगी, वो कोई तमाशा नहीं था। सिंगल व्यक्ति गया था और सिंगल व्यक्ति बॉल नमस्ते करके पानी पी के अपना चले गए। तो ये मैं कहना चाहूंगा, शायद साउंड आपका रुक गया है कदाचित जी। तो ये चीज नहीं, हुई। कंटिन्यू जी। हाँ जी। ये एक आपने मैंने उदाहरण दिया इंग्लैंड का, बात इंग्लैंड की नहीं, पूरी मैं कहीं की भी एक समझने के लिए एक उदाहरण है। अब भारत में अगर आपके घर में कोई व्यक्ति अकेला विधायक का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति, सांसद का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अकेले वोट मांगने आएगा, तो क्या आप उसको समझेंगे कि ये विधायक है या ये बनने वाला है या हो सकता है? आप ही उसको थप्पड़ बिल्कुल। मार के या उसका मजाक उड़ा के आप उसको भगा देंगे कि जस्ट गेट आउट, आपको देख के लग नहीं रहा है आप कोई फेक हैं। तो बेसिकली फेक सिर्फ बनाने वाला नहीं है। अगर मैं अच्छी हम्म। चीज बना रहा हूं एज बीइंग फिल्म मेकर, एज बीइंग प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, तो दर्शक को पहले से अपना मनोविज्ञान विवेकपूर्ण ये निर्णय करना पड़ेगा कि अगर ये हाँ, सही है, अकेला खड़ा है, तो इसका ये अकेला नहीं है, वो अकेला होके भी 10,000 के बराबर है, ये समझना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है। करेक्ट। अब दूसरी चीज मैं बात करना चाहूंगा कि फिल्म प्रोड्यूसर्स को, फाइनेंसर्स को कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा अपना, और इनको रिस्क लेना सीखना पड़ेगा। अगर ये रिस्क लेना सीखते हैं तो नो डाउट ये बहुत अच्छे जो कॉर्पोरेट कल्चर की बात करते हैं, जो बिजनेस की बात करते हैं कि 2+2 4 ना होकर सीधे 600 हो जाए, 700 हो जाए, अगर ये हाँ। नए विषयों को छूने की इच्छा शक्ति दिखाना चाहते हैं, अगर वाकई में इनमें सामर्थ्य है, इनमें पौरुष है, अगर मैं तो सीधी से एक शब्द कहूं, तो ये लोग समाज को बहुत अच्छे दिशा में ले जा सकते हैं और हमारे जैसे फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करके अपने को भी अनंत काल तक सेट कर सकते हैं कि हाँ, कुछ समाज को हम अच्छा काम देके गए। हम्म। तो आपने जो प्रश्न किया कि भाई यहाँ पे बस यही चीज है कि भीड़ से हट के काम करने का जो मेरा संघर्ष रहा, कि जब मैंने ये हम्म। जो सनफ्लावर की जो बात बताते हैं आप, सनफ्लावर जो मेरा अभी 18 नहीं 24 से अधिक उसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, और ये हम्म। कई कई विश्वविद्यालयों की यूनिवर्सिटीज में रखी गई है, और इसकी अच्छी स्क्रीनिंग हो रही है इंटरनेशनली। आज भी 7 साल हो गए इस फिल्म को बने, लेकिन आज भी इसकी कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं अपने आप स्क्रीनिंग चलती रहती है। तो मेरा बस कहने का मतलब ये था कि एक फिल्म बनाने के लिए, चाहे शॉर्ट फिल्म हो, चाहे वो फीचर फिल्म हो, 2 घंटे की हो चाहे 15 मिनट की हो, संघर्ष हम्म। बराबर करना पड़ता है एक फिल्म मेकर को। आइडिया टू रिलीज सेम प्रोसेस चलती है, बस अंतर इतना होता हम्म। है कि ऑडियंस, क्योंकि आजकल सोशल ऑडियंस आ गया है, तो सोशल के हिसाब से चीजें लोग बना रहे हैं। कुछ लोगों के हाथ में टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि हाउ टू यूटिलाइज वो कैमरा कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उस
लैपटॉप को इस्तेमाल करना है, कैसे उस माइक्रोफोन को यूज करना है, क्योंकि पैसा अब सबके पास है, हर व्यक्ति के पास पैसा है, सब चीजें बहुत सस्ती इंटरनेट में मिलती है। लेकिन संजीव कपूर आपके घर में है? नहीं है। संजीव कपूर मेरे घर में है? नहीं है। आलू प्याज छीलने का चाकू आपके घर में है, मेरे घर में है, संजीव कपूर में घर में है, लेकिन संजीव कपूर यहाँ है, टेस्ट यहाँ है। तो फिल्म डायरेक्टर यहाँ है। कैमरा होना फिल्म मेकर बन जाना नहीं है, एक अच्छा सेटअप लगा देना फिल्म मेकर बन जाना नहीं है। फिल्म मेकर चलता फिरता टीचर है, एजुकेशनिस्ट है, एक दार्शनिक है, और देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति, समाज के प्रति उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसका कर्तव्य बनता है कि वो कमर्शियल एस्पेक्ट से भी अगर कोई चीज बनाता है तो मेरा यही कहना है कि साथी डायरेक्टरों से कहना है कि संघर्ष जारी रखिए, जैसे मैं जारी रख रहा हूं, आप भी जारी रखिए, और प्रोड्यूसर के सामने मत झुकिए। प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है, बना, ठीक है, आप अपने सीन के प्रति कॉन्फिडेंट रहिए। जबरदस्ती वो बोले कि भाई यहाँ ये कर दीजिए, वो हटा दीजिए, थोड़ा अच्छाइयां हटा दीजिए और ये लगा दीजिए, नहीं, आप स्टैंड बाय रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। थोड़ा साहस दिखाने की जरूरत है। और दर्शकों का भी, आप लोगों का भी, रवि शुक्ला जी जैसे लोग, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया। आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोगों का अगर दुनिया के सामने रखेंगे तो जनता को ये पता चलेगा कि हमारे जैसे फिल्म मेकर्स हैं जो कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं। नहीं तो वो हम सबको वही समझेंगे कि भैया हम तो वही चीज बनाने वाले हैं जो जिसको वो बॉयकॉट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि धर्मों को लड़ाया जाए, जरूरी नहीं है कि संप्रदायवाद दिखाया जाए, जरूरी नहीं है कि किसी एक धर्म को उकसा के दूसरे को नीचा दिखाया जाए, जरूरत ही नहीं है। आप उससे हटके कहने वाला बहुत अच्छी घटनाक्रम कर सकता है। मोटिवेशनल स्टिक का मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपने आखिर में नाम लिया। मोटिवेशनल स्टिक अभी आने वाली है कुछ समय में। ये मेरे निजी जीवन की घटना है। मैं और मेरे मित्र बॉम्बे में, एक बारिश का मौसम था, घुटनों तक पानी भरा हुआ था, हम चाय की दुकान ढूंढ रहे थे, और अचानक में एक दिव्यांग व्यक्ति, जो आंखों से दिव्यांग थे, वो हमको मिले, और किसी व्यक्ति ने आके हमसे पूछे बिना उनका हाथ हमारे हाथों में जबरदस्ती थमा दिया, और उन्होंने पूछा क्या आप फलाना फलाना स्टेशन जा रहे हैं क्या? मतलब नहीं, हम जा तो नहीं रहे हैं, लेकिन अब जरूर चले जाएंगे अगर आपने कहा है तो आप इनको रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि वो मिसगाइड हो गए हैं। वो हमेशा जिस स्टेशन पे उतरते थे उस स्टेशन पे ना उतर के उनको किसी ने मिसगाइड कर दिया, पर कोई बात नहीं। मैं और मेरे मित्र उनको छोड़ने रेलवे स्टेशन गए, और जिस प्रकार हमारा उनका बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ, अब आप सोचिए कि आपको सुन के बड़ा रोमांच होगा कि देहरादून से हरिद्वार का जितना शायद डिस्टेंस है, कितने घंटे का रास्ता होगा? मेरे ख्याल से 1.5 घंटा जी। तो 1.5 घंटा बॉम्बे में लोकल जाने में लग जाता है। बांद्रा से बाई रोड भी अगर कोई जाए, ट्रैफिक मिलता है ऑफिस आवर्स में, और 1.5 घंटा उसको आराम से लग जाता है। वो बांद्रा से सुबह 4 बजे उठते थे, अपना तैयार होते थे, तैयार होने के बाद वो व्यक्ति अपनी स्टिक्स वगैरह लेके बस स्टॉप तक पैदल जाते थे, फिर वहां से शेयरिंग ऑटो लेके जाते थे रेलवे स्टेशन। फिर रेलवे स्टेशन में भी कुछ उनको आधा किलोमीटर चलना पड़ता था, प्लेटफॉर्म तक पहुंचते थे, अपने कोच के सामने पहुंचते थे, लोकल ट्रेन में धक्का मुक्की से हटके लोकल ट्रेन में बैठ के वो गोरेगांव पहुंचते थे, और गोरेगांव पहुंच के फिर बाहर निकलते थे, कुछ सफर करते हुए पैदल चल के, फिर वो बस की लाइन में लगते थे, बस की लाइन से उतर के ऑटो लेके, और बहुत टफ स्ट्रगल करते हुए फैक्ट्री में काम करने 9 बजे पहुंच जाते थे, और 6 बजे शाम को निकल जाते थे। तो जब उन्होंने अपना ये पूरा अनुभव सुनाया हमको अपना जीवन का, तो और जब हम उनको छोड़ते हुए बाय कर रहे थे, वो हमको बाय कर रहे थे, तो उस टाइम हमें आंसू आ गए, भाव आ गया कि भगवान, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपने हमको सब कुछ दिया है इस जीवन में अगर कहें असफलताएं आती हैं, सबके जीवन में आएंगी, उसके बिना किसी का जीवन नहीं है। लेकिन हमें उनसे एक चीज मिल गई कि मोटिवेशनल स्टिक, उन्होंने एक फिल्म बनाई जाए मोटिवेशनल स्टिक। वो जो स्टिक थी उनके हाथ में, वो साधारण स्टिक नहीं थी, वो पूरी दुनिया को संदेश दे गए। और उस दिन बड़ा सुंदर दिन था, उस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था। उन्होंने ये गुरु बन के एक हमारे जीवन में आज आए और हमको एक संदेश दे गए कि भैया, आप जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने साहस से जीवित रहिए, और आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी साबित कर सकते हैं। तो ये समाज के लिए एक एजुकेशनल पैरेलल सिनेमा हमने बनाया। अभी कमर्शियली भी बन सकता है, लेकिन आप देखिए, तारे जमीन फिल्म आई थी, आपने देखी होगी, बहुत सक्सेसफुल कमर्शियल ड्रामा है तारे जमीन, भारत का एक बड़े कैनवास पे। तो इस तरह की चीजों को शुरुआत की जा सकती है। बाकी रवि जी, आपने मुझे आमंत्रित किया, आपने आपके
चैनल ने, टीएनबी ने मुझे यहाँ पे इस योग्य समझा और मुझे मंच दिया अपनी बात रखने का, अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का। इसके लिए मैं आपका और आपकी पूरी टीम का आभारी हूँ। और हो सकता है कि विषय से हट के अगर कोई आगे पीछे बात कही हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगा आप लोगों से। नहीं, विषय से हट करके बिल्कुल भी नहीं। आपने जो बातें रखी है सचमुच में देखा जाए तो आज इस प्रकार की बातों की आवश्यकता है। होता ये है कि हम लोग चीजों को समझना नहीं चाहते और चीजों को समझ करके हम आगे बिना समझे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आखिरी सवाल आपके साथ में लूंगा जी। गौरव जी, आपकी नजर में 34 वर्ष के हो गए हैं, युवा हैं, फिल्मों का अनुभव है, बनाने और देखने दोनों का। आपकी नजर में देश और युवाओं को फिल्में या फिल्म जगत कंप्लीट, जिसमें टेलीविजन, वेब सीरीज सब कुछ आ गया, देश और युवाओं को कितना, आपकी नजर में कितना अलग अलग माध्यमों से, अब आप कहें तो जागरूक करती हैं या असर डालती हैं? अब इनके असर को आप अलग अलग स्वरूपों में देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा लंबा उत्तर ना देते हुए आप इसको कम शब्दों में भी दे सकते हैं। जी गौरव जी। बिल्कुल। देखिए, फिल्म जो है और या हम स्क्रीन की बात करें, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्क्रीन हो सकता है, क्योंकि स्क्रीन अभी मोबाइल्स पे भी आ गई है और शॉर्ट वीडियोस भी, रील्स भी चल रही हैं आजकल। तो ये भी उसी का हिस्सा ही कहेंगे हम, उसका एक नया वर्जन कह सकते हैं सिनेमा का। उसमें भी लोग काम कर रहे हैं, अच्छा भी बना रहे हैं, तो असर डालती हैं। मैं ये कहूंगा कि सीधे सीधे ये 80% हमारे मन को प्रभावित कर रही हैं, 80% सीधे सीधे जी। और 20% बहुत सारा ऑडियंस ऐसा भी है जो नहीं देखता है, उसका संबंध ही नहीं है स्क्रीन वाली चीजों को देखने से भारत में। बिल्कुल। तो मेरा बस यही कहना है कि अपनी पसंद की चीजें देखें, लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से देखें, होश पूर्वक देखें, अच्छी चीजें देखें और उनको सपोर्ट करें जो अच्छी चीज बना रहे हैं। और प्रोड्यूसर से भी मैं कहना चाहूंगा कि अच्छी चीजों के लिए विलिंगनेस दिखाएं और सामने आए। और देश में अच्छी चीजें बनाई जा सकती हैं, कॉमर्शियल एस्पेक्ट से भी बहुत अच्छी चीजें बन सकती हैं जो आपको एंटरटेनमेंट देंगी, एक हेल्दी एंटरटेनमेंट देंगी। बिना, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही वो कहलाए जाएंगे कि आप बहुत ही देखिए, पारंपरिक चीजें भी बननी चाहिए, मैं बोलता हूँ पारंपरिक चीजें भी बने, गैर पारंपरिक चीजें भी बने, लेकिन जो भी बने अच्छा बने। ये मैं कहना चाहूंगा, असर डालती हैं और इसका अच्छा असर वाली चीजों को ही हम देखें, और जो आपको लगता है अच्छी असर वाली चीजें नहीं है, आप उसको लीव कर सकते हैं। ये ऑडियंस के ऊपर है टोटली। सिनेमा के जगत को अच्छा और बुरा करना ऑडियंस के हाथ में है। ये हमेशा से हर फिल्म मेकर ने कहा है, क्योंकि दर्शक अगर डिक्लाइन कर देगा तो क्या करेगा फिल्म मेकर? बनाने वाला बनाएगा। रिस्पॉन्स जनता दे रही है, सीधा सा फंडा है। जी। यानी रिस्पॉन्स जनता दे रही है, हम और आप जैसा देखना चाहते हैं वैसा लोग बनाना चाहते हैं। जिस दिन हम और आप बनाना छोड़ देंगे, उदाहरण घर की सब्जी से ले लें, उदाहरण यदि आप गृहिणी हैं, घर की सब्जी से ले लें, आप जो चीज बनाएंगी वो सामने जाएगा, या आप बनाएंगी नहीं तो वो सामने जाएगा नहीं। उल्टा कर दें, आप खाएंगे नहीं तो वो बनाना छोड़ देंगी। कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा। लेकिन गौरव जी के साथ बातचीत में कुछ चीजें निकल करके आई। गौरव जी ने यूटर्न की बात की। इंडस्ट्री में यूटर्न की आवश्यकता क्यों है? ताकि हमारे और आपके बच्चों को संस्कार मिल सके। आज कोई ऐसे फिल्म आप गिना दें जिसमें कि अब शब्दों का प्रयोग ना हुआ हो, गाली गलौज का प्रयोग ना हुआ हो। दिग्गज कलाकार जिन्हें कि अभिनय के लिए नाम रेखांकित किया जाता है, ऐसे कलाकार भी जब गालियों का प्रयोग करके खुद को साबित करने लगे, तब कहीं ना कहीं लगता है कि इंडस्ट्री खतरे में है। फिर उसके बाद आते हैं सेक्स पर, उसके बाद आते हैं क्राइम पर, वॉयलेंस पर। यानी बिना सेक्स सीन के, बिना बोल्ड सीन के, बिना अश्लील चित्र के, बिना किसी किस के, यानी पूरी फिल्म किसी ने 2 घंटा बहुत अच्छी चलाई, लास्ट में ले जाकर के कुछ ना कुछ कर दिया। डिमांड सप्लाई समझना पड़ेगा और समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। गौरव जी, एक निमंत्रण आपको देना चाहूंगा, चलते कार्यक्रम में दे रहा हूं। निमंत्रण ये है, द न्यू भारत का एक कार्यक्रम होता है, मासिक होता है, युवा द सीट फॉर अ डेवलप्ड नेशन। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर शुरू किया था। पहले
था कि वार्षिक करेंगे, वो हो गया मासिक के पहले महीने यानी पहले कार्यक्रम में हमारे साथ इरा सिंघल जी थी, जो 2015 की आईएएस टॉपर रही हैं, महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महासंचालक थे। उसके बाद में लगातार श्रृंखला बढ़ी, हमने 6 कार्यक्रम उसके कर लिए हैं। अंतिम हमारे गेस्ट थे सुरेश प्रभु जी। मैं चाहूंगा, मुझे इस विषय को उन बच्चों के सामने, हाँ, कार्यक्रम की विशेषता क्या है कि इसमें 5 से 6 विद्यार्थी होते हैं जो स्कूल और महाविद्यालय से होंगे, और वे आपके साथ तय विषय पर बातचीत करते हैं। भाषणबाजी नहीं होती है, सिर्फ प्रश्नोत्तर होता है। बच्चों के प्रश्न होंगे, आपको उत्तर देने हैं। मुझे और उन बच्चों को बड़ी खुशी होगी यदि आप द न्यू भारत के द्वारा आयोजित युवा द सीड फॉर अ डेवलप्ड नेशन के अगले महीने, सितंबर महीने या भविष्य में किसी कार्यक्रम के लिए अपनी सहमति दे पाए। तो इस महीने ललित कुमार जी आ रहे हैं, जो कविता कोश और साहित्य कोश के संस्थापक हैं। बिल्कुल, मैं चाहूंगा आपके पास जो विचार हैं, 34 वर्ष का युवा जब बात करेगा हमारी आज की पीढ़ी के साथ, तो उनके सामने बहुत सारी चीजें स्पष्ट होगी, बहुत सारी चीजें वे समझेंगे। कनेक्ट करने का जो तरीका है, जो आपका तरीका है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या जब आप उनके सामने रखेंगे और मजेदार चीज की किस्सों के साथ उनको बताएंगे, तो मुझे लगता है कि उन्हें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो मैं चाहूंगा आप इस निमंत्रण को जल्दी स्वीकारें और युवा द सीड फॉर अ डेवलप्ड नेशन के अपकमिंग सेशंस के लिए, अपकमिंग संस्करण के लिए आप अपनी सहमति जरूर दें। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ और मैं ये अवश्य ज्वाइन करना चाहूँगा, क्योंकि युवा साथियों से, बच्चों से, स्कूल के विद्यार्थियों से जुड़ना मेरा अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी बात हम उन तक रखें। क्योंकि जब हम स्कूल में थे, जब हमको कोई अच्छा व्यक्ति बोलने आता था, हमें उनको इंटरैक्शन करने का मौका मिलता था, तो हम भी बड़ा खुश महसूस करते थे कि कोई अच्छी चीज़ हमको बताने वाला आया है, मार्गदर्शक। और ये आप ज़रूर रखिए, विद्यार्थियों के साथ रखिए। जो भी प्रश्न उत्तर होंगे हम उस पे चर्चा करेंगे, और कोशिश करूँगा कि मैं अपने उत्तरों से उनको कुछ अच्छी चीज़ उनके साथ शेयर कर सकूँ। बिल्कुल। तो हमारे साथ थे पंडित गौरव गौतम जी, जो कि फिल्म मेकर हैं, स्टोरी टेलर हैं, नरेटर हैं, कॉम्बो पैक हैं पूरी इंडस्ट्री के लिए, लेकिन लीग से अलग हटकर चलना चाहते हैं, विपरीत दिशा में बहना चाहते हैं। कितना आसान होगा गौरव के लिए, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन उन्होंने जो आज बातें की, उन बातों के साथ साथ कुछ चीजें समझ में आई कि इंडस्ट्री में कुछ सुधार की आवश्यकता है। यकीनन वर्तमान फिल्म और वेब सीरीज की भूमिका समाज के लिए घातक है। प्रश्न चिन्ह हटाया जा सकता है, एक्सप्लेनेशन मार्क लगा करके, घातक शब्द हटा करके वहां एक सकारात्मक शब्द लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सोच बदलना पड़ेगा, सोच का दायरा, मनोविज्ञान हमारा बदलना पड़ेगा। विवेकपूर्ण तरीके से हमें और आपको अपनी दिमागी संतुलन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे वो फिल्म मेकर हो या देखने वाला हो। दोनों के बीच जो सेतु है, वो सेतु तभी बराबर रहेगा जब दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। गौरव जी, बहुत शुक्रिया द न्यू भारत को समय दे करके इतनी बहुत धन्यवाद बातें रखने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का, बहुत शुक्रिया जिन्होंने कीमती समय देकर चर्चा को सुना। ठीक 9:30 बजे मिलेंगे पन्नों से अब बुक रिव्यू। आदित्य जैन प्रयागराज से हमारे साथ होंगे और बात करेंगे पन्नों से अब बुक रिव्यू पर। मिलते हैं ठीक 9:30 बजे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।